नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल से कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास पूर्व नौकरशाह और वर्तमान एमएलसी एके शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सभी की निगाहें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनको प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल और भारतीय जनता पार्टी संगठन में फेरबदल की अटकलबाजी कई दिनों से जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का राजधानी लखनऊ में एक दिवसीय प्रवास बदलाव की अटकलों को और हवा दे गया। अफवाहों की भरमार ने भाजपाइयों की बेचैनी बढ़ा दी है। यूपी मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन में फेरबदल की अटकलों के केंद्र में गत दिनों नौकरशाह से रातों रात विधान परिषद में सदस्य बनाए गए अरविंद शर्मा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे अरविंद शर्मा राजनीतिक चोला पहनने के पहले दिन से चर्चा में हैं। उनको लेकर कभी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जल्द ही दिलाए जाने की चर्चा चलती है, तो कभी कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने की। उनको उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वित्त और औद्योगिक विकास जैसे विभागों का जिम्मा सौंपे जाने की चर्चा कमोबेश लगातार बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके कामकाज की सराहना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लंबी मुलाकात से अब एक बार फिर उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। कोरोना महामारी व पंचायत चुनाव के बाद से अन्य कई अटकलों को भी पंख लगने लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की अटकलों से राजधानी का सियासी माहौल गर्मा गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष और स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा चलाने वालों ने 28-29 में मंत्रिमंडल विस्तार के कयासों को खूब हवा देने का काम किया है। आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चा भी बहुत तेजी से फैल रही है। बड़ी बात यह है कि जब से एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखा है, तब से योगी सरकार के अंदर कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की दूरियों ने भी कहीं ना कहीं चर्चाओं को गर्म करने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से संगठन को मजबूती देने में लगी हुई है और केंद्रीय संगठन ये नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से उसका वोट बैंक कम हो, जिसको लेकर एके शर्मा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारा गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अब जिम्मेदारियां चेंज की जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी चेंज करके संगठन में उनका उपयोग किया जाएगा। एके शर्मा जो कि एमएलसी हैं, पहले पूर्व नौकरशाह रहे हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी अब क्या सरकार में हो सकती है, वो क्या जिम्मेदारी को ग्रहण कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, साथ ही केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। केसी जैन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, और क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब संगठन और सरकार में बदलाव की जरूरतों को महसूस किया जा रहा है, और उस साल जब अब पिछले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं अगले साल, तो ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या सही से काम नहीं हो पा रहा है या फिर वजह कुछ और है? देखिए वासु जी, किसी भी पार्टी के अंदर ये एक सामान्य सी प्रक्रिया, और हर एक सरकारों में आपने देखा होगा, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि समय समय पे अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती, और कहीं ना कहीं सबके अंदर ये एक इच्छा होती है कि हमें भी नेतृत्व करने का अवसर मिले और हमें भी जिम्मेदार पद हमें भी प्राप्त हो। ऐसे में समय समय पे कार्य क्षमता को देखते हुए और सारी चीजों का आकलन करते हुए पार्टीगत निर्णय लिए जाते हैं और सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमंडल में कभी कुछ लोगों को जिम्मेदारियां मिलती हैं, कभी कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बदली जाती हैं।
आप केंद्र में देखिए स्मृति ईरानी जी की देखिए कितने समय पहले जिम्मेदारी उनकी बदली गई। और उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद में जो हमारे तमाम सारे बाहर की पार्टी के तमाम सारे एमएलसी जो वहां पे त्यागपत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, करीब 10 एमएलसी ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जिनमें समय समय पे उनको जिम्मेदारियां दी गई नहीं, और आप तो उनको यही तो एमएलसी भी दावा चुन कर करके रहे भेजा हैं कि गया सरकार हमारी और बहुत अच्छा सांसद भी काम चुन कर करके रही भेजा है। गया। जब आप ये दावा कर रहे हैं कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो बदलाव की जरूरतें क्यों महसूस हो रही हैं फिर? नहीं देखिए हिमांशु जी, बदलाव एक सामान्य सी प्रक्रिया है पार्टी के अंदर। हमने हम्म। बताया कि नेतृत्व को देखते हम्म। हुए और समय समय पे पार्टीगत चेंजेस होते, हम्म। पहले भी चेंजेस होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और हर एक प्रदेश की हर एक पार्टियां समय समय पे अलग अलग लेकिन लोगों ये को स्थिति जिम्मेदारियां सामान्य देती नहीं है हैं, ना केसी जिम्मेदारियों को जैन जी? चेंज करती क्या इस बात से इनकार करेंगे? कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के अंदर इस तरह से संगठन में बदलाव करना, चलिए ठीक है आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन सरकार में चेंज करना ये तो आम आदमी का मैटर है ना। तो अगर नहीं नहीं सरकार सही ढंग देखिए, से काम नहीं कर रही, आप इस बात को स्वीकार रहे हैं तो ठीक है, आप बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी देखिए बताइएगा। देखिए सरकार के साथ साथ पार्टी में जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है हम्म। उसको भी समय समय पे मजबूत करने के लिए हमको आवश्यकता होती है चेंज करनी। और होता क्या है कि जब कोई भी मंत्री के पद पे होता है, कोई भी सरकार में बड़े पद पे होता है, किसी के पास जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो कार्यकर्ताओं का और संगठन का जो कार्य है वो दोनों चीजों को निर्वाहन नहीं कर सकते। नहीं, बीजेपी कुछ कर आप सकती देखिए है। हमारे पार्टी उत्तराखंड के में तो सीएम को चेंज कर सुन दिया। उत्तराखंड में तो सीएम को चेंज कर दिया। पंकज जी, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं ये नहीं ये देखिए, ये आप देखिए जिम्मेदारियां इसके चेंज, पहले बड़े पद पर जो लोग पहले बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए और हिमांशु अगर वो काम ना कर हिमांशु पाए जी तब उनकी जिम्मेदारी से नहीं उनको मुक्त करना चाहिए। ठीक है, हिमांशु केसी जी, जैन जी हमारे आपके पास अध्यक्ष आता हूं। माननीय पंकज जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, देखिए एक बात स्वतंत्र समझिए देव हिमांशु सिंह जी जी को की जब जिस लाया तरह गया से केशव वो प्रसाद कैबिनेट मौर्य जी मंत्री जो थे। भारतीय जनता पार्टी के इस समय डिप्टी सीएम है और उनके नेतृत्व में जो मतलब 2012 से लेके वो 17 तक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2017 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी ने 300 के पार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत सिद्ध किया। तो सीधी सी बात है, ये समझिए कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। जो नए एमएलए बने, जो लोग, बहुत से लोग पार्टी से दूसरी पार्टियों से आए थे और जो लोग वर्तमान पार्टी में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन पार्टी में सबको स्थान नहीं दिया जा सकता मंत्रिमंडल में। तो इस स्थिति को देखते हुए जैसा कि हमको प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से अभी अरविंद शर्मा जी को लाया गया, अरविंद शर्मा जी 2001 से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वहां गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो थे तब उनके साथ में कार्य कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के गृह जनपद, उनका गृह जनपद है उत्तर प्रदेश में, यहाँ मऊ में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो गुजरात कैडर के आईएएस थे और उनको 2000 वो एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के धनी कहे जाते हैं, इसलिए उनको यहाँ लाया गया और उनको रिजाइन कराया गया और उनको क्या नाम है, यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनको एमएलसी बनाया गया। तो ये पूरी संभावना हो रही है कि संभवतः जो भाजपा के सूत्र बताते हैं, ये कहा जा रहा है कि 31 मई को जो है एक विस्तार होने की संभावना है, जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी होगी जिनके कार्य में दक्षता नहीं होगी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेप्यूटी सीएम का नाम सामने आ रहा है, तो तो इनके उनको- काम में दक्षता नहीं है क्या? नहीं देखिए एक बात आप आकलन क्या कर रहे हैं? आकलन जी। देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 2022 का इलेक्शन देख रही है, 1 साल बचा हुआ है और 2022 का विधानसभा चुनाव वो उसको किसी भी कंडीशन में लूज नहीं करना चाहती है, मतलब उससे ज्यादा सीटें उसको चाहिए। और दूसरी चीज है कि आगे भविष्य में 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति आती है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ना नहीं चाहती है, चाहती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उसका अगर सामंजस्य और वो तगड़ा रहेगा तभी ये संभव है। इसीलिए डिप्टी सीएम जो आपके ये केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनको पुनः कमान देने की जिम्मेदारी हो रही है। उनको दिल्ली बुलाया भी गया था और इस बात की पुरजोर संभावना है कि उनको किसी भी क्षण इस चीज की घोषणा हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के ठीक है, प्रदेश कपिल श्रीवास्तव जी, लोकतंत्र ही चुनाव है और चुनाव ही लोकतंत्र है। हर तरफ चर्चा हो रही है तो चुनाव के मद्देनजर हो रही है, सरकार में फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, ऐसी स्थिति में हम नहीं आ पाते। उसके लिए इतनी मीटिंग्स नहीं हुई होंगी जितनी मीटिंग्स अब सरकार और संगठन में बदलाव के लिए हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, एक बात बहुत साफ है कि पूरे देश के अंदर जो सेकेंड वेव चली है और सुनामी उसकी चली है और सरकार ने जिस तरीके से 14 महीने में अपनी तैयारी करके रखी थी वो धुआं हो गई
और जिस तरीके से इनके सरकारों की लापरवाही डबल इंजन की सामने आई है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव के को डाल करके और स्प्रेड कराया है, इस भारत में उसका कोई सानी नहीं है। विश्व में इनका जो है परचम लहरा रहा है मोदी जी का। और सबसे बड़ी चीज ये कि त्रिस्तरीय चुनाव तो उत्तर प्रदेश के अंदर करा करके गांव गांव के अंदर पोल्ट्री फार्म खुलवा दिया गया मनुष्यों का, और ऐसी बीमारी लगा दी गई कि एक एक गांव से 40-40 लोग, 50-50 लोग मर चुके हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को छुपाने के लिए जो गंगा जी के पास समाधियां बनाई गई हैं, उनसे रामनामी चादर भी खींचने का काम कर रहे हैं। यानी ताबूत घोटाले से लेकर के कफन घोटाला भी अब शुरू हो गया इनका। इस तरह की जब चीजें गंगा नदी और तमाम नदियों में 2000 हिंदुओं की लाशें बहती हैं और कुत्ते नोच के खाते हैं, तो देश सवाल पूछता है। जब सुप्रीम कोर्ट और तमाम देश की हाई कोर्टें इनसे सवाल पूछती हैं और इन पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, नरसंहार से लेकर के हत्या कराने से लेकर के हर तरह का, कि आप ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रहे, हम दवा नहीं मुहैया करा पा रहे। जी, सरकार में फेरबदल की जरूरत महसूस हो रही है अगर संगठन को, तो किस तरह से? सुन तो ले जी मैं वही बता रहा हूँ कि इसी सारी चीजों को लेप पोत करने के लिए मोहन भागवत जी ने पहले इनको फटकार लगाई और उसके बाद दोनों लोगों की हायर मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में त्रिस्तरीय चुनाव में जो इनकी बुरे तरीके से पराजय, जहां पर मंदिर संस्कृति थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन जिलों के अंदर इनका सफाया हो गया, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस काशी हो, और चाहे वो मथुरा ही क्यों ना हो। तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपनी परिस्थितियां जानते हैं। और अरविंद शर्मा जी को लाया ही इसीलिए जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को हटाया जा सके। देखिए, दो दांतों के बीच में चलने वाली जीभ है योगी आदित्यनाथ, उन पर आखिर पैनी नजर कैसे रखी है, क्योंकि वो तो मंत्रियों से काम ही नहीं ले रहे, वो सारा काम तो टीम 9 से ले रहे हैं। इनके बाकी मंत्री तो आराम कर रहे हैं, किस पर क्या रिपोर्ट लगाएंगे। तो बहुत सीधी सी बात है, अपनी चीजों को ढकने के लिए ये तैयारी चल रही है। और ये कोरोना को छोड़ करके, लोगों को मौत में छोड़ करके ये अपने पार्टी और संगठन की बात कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद है, जबकि तीसरी लहर अभी आनी शेष है। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों की मौत पर खड़ा होकर के अपने लिए सीटों की गुंजाइश खोज रही है। पंचायत चुनाव ने आपको आईना दिखाया है, और जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर एक तस्वीर पेश कर दी है कि आप मजबूत स्थिति में नहीं है? देखिए, चुनाव के जो परिणाम आने थे आ चुके हैं। और अगर हमने कई सारे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद सरकारें बनाई और उपचुनाव में भी हमने बड़ी जीत हासिल की थी। रही ग्रामीण स्तर के त्रिस्तरीय चुनावों की, ग्राम पंचायत के, तो इसमें पार्टीगत निर्णय लिया गया कि पार्टीगत सिंबल देकर, पार्टीगत समर्थन दे करके प्रत्याशियों को चुनाव पार्टी लड़ाएगी। तो पार्टी ने आकलन करने का भी प्रयास किया कि हमारी कितनी मजबूती है, ग्रामीण स्तर पे क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने, हमारा एक तरीके का एक टेस्ट था और हमने कोशिश की जानने की कि हमारे क्षेत्रीय स्तर पे क्या स्थिति है। इसमें जिन लोगों ने बगावत करके जो और प्रत्याशी थे उनको लड़ाने का, पार्टी के तमाम सारी जगहों पे ये भी सूचना मिली कि कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्य को या किसी और को लड़ाने के लिए पार्टी के तमाम सारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी थे उन्होंने दूसरे कैंडिडेटों को लड़ाया। और तमाम सारे हमारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने आप को एक रणनीति के तहत पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, पार्टी का समर्थित प्रत्याशी नहीं घोषित किया, और वो लोग जीत करके आए। और बाराबंकी के और आपके देवरिया, मऊ, गोरखपुर, कई जगहों से इस तरीके के प्रत्याशी जीत करके आए, जिसमें पार्टी फोरम पे ये बात भी उठी कि आप समर्थित प्रत्याशी थे, आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया कि अपने आप को कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि देखिए, ग्रामीण स्तर पे एक बिल्कुल व्यक्तिगत चुनाव होता है, ऐसे में उन लोगों ने जो रणनीति अपनाई और जीत करके आए। तो बहुत सारे लोग अभी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी करी हमारे से ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं तो वो ये तो नहीं कह देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के का अध्यक्ष चुन लीजिए, वो तो ये नहीं कह देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बना दीजिए। तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में कौन जीत करके आया, कौन नहीं जीत करके आया। यानी कि चुनावी हार जीत ही इस लोकतंत्र का एक सच है, इसके अलावा न इससे आगे कुछ है न इससे पीछे कुछ है। जो कुछ भी है चुनाव की धुरी पर घूम रहा है, यही लोकतंत्र मान लिया। हिमांशु जी देखिए, इसके पहले माननीय जो हमारे अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, ये भी कैबिनेट मंत्री, लेकिन जनता के अंदर एक मांग थी कि हमें एक ऐसा संगठन का अध्यक्ष चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ संगठन की तरफ ध्यान दे और हम लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सुने। ऐसे में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का, अपने मंत्री पद का त्याग किया
और केवल मात्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला। तो ऐसे में ये कहना कि आपके पास अध्यक्ष नहीं है या आपके पास कार्यकर्ता और नहीं है, आप मंत्रिमंडल में क्यों बदलाव करें? देखिए, बात मंत्रिमंडल के बदलाव की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि संगठन को चलाने के लिए जिन जिम्मेदार लोगों की आवश्यकता है, समय समय पे चेंजेस होते केशव जी हैं। जिम्मेदार और नहीं है, ये भी होता है कि केशव अलग-अलग जी क्षेत्रों जिम्मेदार की नहीं तरफ है। कौन किस तरीके से ध्यान दे रहा है, तो ये एक बड़ा कारण है कि समय समय पर प्रोटोकॉल चुनाव भी एक कारण डेप्यूटी हो सीएम सकता इस है। प्रदेश के देखिए, जिम्मेदार दिल्ली नहीं में- है, कहिए इस बात को तो फिर। देखिए, दिल्ली में माननीय मोदी जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में, उत्तर प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री हैं माननीय बंसल जी, सुनील बंसल जी, माननीय केशव प्रसाद जी, सब लोगों के साथ में एक बृहद बड़ी मीटिंग हुई है और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर के भी मंथन हो रहा है। और चलिए ये बात ठीक है, सही चर्चा पे कि लौटूंगा, भारतीय जनता चर्चा पे पार्टी वापस लौटूंगा, छोटे से लेकिन छोटा ग्राफिक्स चुनाव, के बड़े से जरिए बड़ा जरा चुनाव हम पूरी अपने दर्शकों को जिम्मेदारी इस के स्थिति साथ- से रूबरू करवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम से गोपनीय मुलाकात हुई है, जिसके बाद हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती चली गई। लखनऊ आकर अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई बीते दिनों और संकेत ये मिले कि सरकार और संगठन में बदलाव किया जा सकता है या फिर किया जाना जरूरी भी है। 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर चेहरों के साथ में, किन चेहरों के साथ में चुनाव मैदान में उतरा जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली में 2 दिन तक जो है बैठकों का दौर चला है और विधायक सांसदों के साथ में मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर भी बातचीत की गई है। इसमें संघ की भी भूमिका रही, वहां पर दत्तात्रेय जी भी मौजूद रहे जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। इसके अलावा सीएम योगी माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें थे, गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे, नड्डा जी भी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उसमें मौजूद रहे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आखिरकार क्या कुछ प्रदेश के अंदर होता चला जा रहा है और उसके बाद अगर बदलाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो फिर आखिरकार क्या वजह है जो बदलाव किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। पंकज जी देखिए, अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यह व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, किसी भी पद पे बैठा हो। अगर वो विधायक भी है, अपने क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, तो हमें ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो काम नहीं कर पा रहा है और हम उसको उसकी जो ड्यूटीज हैं उससे मुक्त कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए मंशू जी की सबसे बड़ी बात कि पंचायत चुनाव एक पीआईएल दाखिल हुई थी और एक पीआईएल जनहित याचिका दाखिल हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, उसी के आधार पर ये चुनाव हुए। सरकार तो, उत्तर प्रदेश सरकार तो चाहती थी इन चुनाव को आगे ले जाए, लेकिन पीआईएल दर्ज हुई और पीआईएल दाखिल हुई, उसके बाद उसके माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों पे ये उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। और चूंकि ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण चुनाव थे, उसमें जो तमाम विधायक हैं चुने हुए और जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस का मैटर आया कि उनकी क्षेत्र में कितनी पकड़ है और ग्रास लेवल पे उनकी क्या पकड़ है, तो वो भी चीज देखने में आई। और ये ठीकरा फोड़ने से पहले कि कोर्ट ने इस बात को कहा और हमने मान लिया, ये अधूरी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी तो ये दीजिए ना। कोर्ट ने कहा चलिए ठीक है आप चुनाव करवा लेंगे, तो आपने ये क्यों कह दिया, हामी क्यों भर दिया हम ठीक है हम करवा लेंगे चुनाव? नहीं, उसके बाद वो मुद्दा फंसा कि क्या, किस आधार पे कराए जाए, किस मतलब किस उसके नजरिए पे कराए जाए, मतलब कौन सा वो रखा जाए, गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उसके किस आधार पे कराया जाए, तो ये निर्णय हुआ। उसके बाद ये चुनाव हुए, लेकिन चुनाव में ये सारे जितने मंत्रिमंडल के लोग या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस का नतीजा आकलन हो गया। तो इस बात का भी आकलन होने के बाद तो हम कर रहे हैं, कोरोना काल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी मजबूत है, इसका आकलन कितनी बार किया गया, मुझे जरा बताइए। ये संगठन और सरकार ये सब चीजें तो हमेशा चलती रहेंगी। देखिए हिमांशु जी, जब से देश आजाद हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति पूरी कोई भी सरकार रही हो पूरे भारत में, किसी भी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहा है। उसी का नतीजा है कि आज देखिए कोरोना काल में 238 गुना वृद्धि करके साथ 250 करोड़ का क्या नाम है आपके बजट पेश किया गया 1 फरवरी को लोकसभा में। तो सवाल इस बात का है कि अब इस बात की निहत जरूरत है कि जो है देश में एक स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा पुरजोर वो होना चाहिए, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। अब आप जैसे देखिए शिक्षा, लेकिन जिम्मेदारों की तो छुट्टी की जा रही है, नहीं, तैयारी 2022 के लिए हो रही है, तो चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लोग क्या नाम है जो जिम्मेदारी से, अगर देखिए सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से मैंने आपको पहले ही कहा कि महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं
और 300 के पार इस बार जो है इनका बहुमत था 2017 डिप्टी में। सीएम की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है। नहीं, डिप्टी सीएम भाई, डिप्टी सीएम तो उनको क्या नाम है आपको बनाया जा रहा है। अरविंद शर्मा जी आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, ये पार्टी के लोग तो ही केशव जी काम नहीं कर पा रहे हैं, साफ तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा है? केशव जी संकट मोचक के रूप में देखे जाते हैं। केशव जी ने ही 2017 के चुनाव में प्रचंड जीत दिलवाई थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रचंड जीत मिली थी। उसी के चलते उनका नाम उसके मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदारी में चला था। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को की पसंद पहली थी संघ की, उसके बाद जो है जैसा कि लोग बताते हैं भाजपा के सूत्र, उनको बना दिया गया। लेकिन केशव जी चूंकि एक तेज तर्रार नेता के रूप में उनकी छवि है, इसलिए केशव प्रसाद जी ही वैतरणी को पार लगाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की कमान देने जा रही है, क्योंकि आगे का 2022 के चुनाव डिप्टी सीएम रहते हुए क्यों नहीं वो काम कर सकते? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है कि आप अगर एक पद एक ही ले सकते हैं, या तो आप मिनिस्टर रहिए या तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए। इसी का खामियाजा रहा कि स्वतंत्र देव सिंह जब परिवहन मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ये है कि संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, सरकार महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि सरकार के लिए वो जो आम जनता के लिए चुन के आई है। देखिए, सरकार के लिए योगी आदित्यनाथ जी जितना प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव दौड़ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए फिर नेगेटिव हुए, उसके बाद एक दिन में 4-4 5-5 जगह दौरे कर रहे हैं, गांव गांव मंत्री जी क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा कैबिनेट है, मंत्री जी क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं इस प्रदेश के? अभी जो विधायक भी जो जिनसे जो बन पड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सीतापुर के विधायक तो कहते हैं हमारी हैसियत कुछ नहीं है, कि सब लोग सो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये सीतापुर के विधायक तो कहते हैं हैसियत नहीं है हमारी। देखिए, कह सकता है क्या विधायक जो कह रहा हूं मैं इस बात को उस बात से सहमत हूं, लेकिन ये समझ लीजिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन हुआ और आज जिस तरह से हम लोग कोरोना से सुरक्षित हैं, तो इसमें योगी सुरक्षित हैं, योगी हम सुरक्षित हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सुरक्षित हैं। लाशें नोच रहे हैं कुत्ते कौवे और आप कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं। गजब हाल है। आप एक बात बताइए, पुराना वीडियो वायरल करिए, पुरानी कौन सा पुराना वीडियो वायरल हुआ? वायरल करिए। ठीक है, अगर पुराना वीडियो वायरल करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, कितनी पीआईएल सरकार की तरफ से दायर की गई, बताइए मुझे। दूसरा एक बात और समझ लीजिए कि क्या नाम है, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा, एकदम से ये सेकंड वेव आई, तो इसकी किसी को वो नहीं थी। अगर आप एक बात ये समझ लीजिए, सरकार की दूरदर्शिता नहीं थी, ये बात कहेंगे। सरकार की दूरदर्शिता थी, सरकार ने ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार सो रही है, ये कहना नहीं है। अच्छा नहीं, यहाँ कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बंगाल के चुनाव में रैलियां कर रहे थे, इस बात से क्या इनकार कर देंगे आप? खाली वहां पर बंगाल के चुनाव में खाली प्रधानमंत्री कोई नहीं बोल सकते, उसके लिए सारे दल के लोग जिम्मेदार, सारे दल के लोग। लेकिन सारे दल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश का नागरिक क्या करे? यहाँ के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर अगर रैलियां करेंगे और यहाँ की परिस्थितियों का आकलन नहीं करेंगे तो फिर हम क्या समझे? उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी बंगाल के लिए है, संगठन के लिए है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना प्रबंधन हुआ और जिस तरह से ग्राफ गिरा, प्रबंधन हुआ नहीं, क्या प्रबंधन हुआ? ये क्या प्रबंधन हुआ? और सवाल इस बात का कौन सा प्रबंधन हुआ? गांव-गांव में कोरोना इस तरह से फैल गया और प्रबंधन कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? और समझिए, पब्लिक की लापरवाही पब्लिक ही जिम्मेदार है। ठीक है, पब्लिक जिम्मेदार है। कबीर जी, पब्लिक की लापरवाही का परिणाम रहा, ये चीज फैला। पब्लिक पर ठीकरा बोल दीजिए। आज आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, आप सड़कों पे देख लीजिए, पब्लिक नहीं दिखाई देती। पब्लिक के अंदर भी एक जागरूकता आई है, पब्लिक इस बात को ध्यान पब्लिक को निकलने किसने दिया सर? पब्लिक को निकलने किसने दिया? आपने चाहा तो 3 महीने तक लॉकडाउन लगाकर रखा, जो लोग बाहर निकले उनके बाल नोचे, उनको डंडे मारे। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो लोग ईमानदारी से बाहर निकल रहे हैं उनको भी पुलिस आपकी डंडा मार रही है। लेकिन जब आपने चाहा तभी लोग बाहर निकले, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। इस आंशिक लॉकडाउन में ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन का क्या मतलब है? यहाँ डीआरडीओ ने अस्पताल बना दिए, ये माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में। फिर देखिए जिस तरह से चीजें हुई तो ये चीजें कंट्रोल में हो गई। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये लेट लतीफी काम है। WHO जिस तरह से नहीं थपथपाई जाएगी। WHO जिस तरह से तारीफ कर रहा है वो ऐसे नहीं कर रहा है। WHO तारीफ कर रहा है, वैसे WHO की नहीं मानेंगे, लेकिन अब WHO की मानेंगे। सवाल एक WHO ने तो 30 जनवरी 2020 को इस बीमारी को घोषित कर दिया था पेंडेमिक, लेकिन आप तब भी जो है ट्रंप का यहाँ पर कार्यक्रम करवा रहे थे फरवरी में, तब WHO याद नहीं आ रहा था। भाई सीधी सी बातें मत, नहीं वो ठीक है आपका कहना सही, लेकिन किसी को ये दूरदर्शिता नजर नहीं आती। कबीर जी आएगी, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। ठीक है सर, किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। ये आता हूं मैं आपके पास। कबीर जी देखिए, दूरदर्शिता होना बहुत जरूरी था,
लेकिन दूरदर्शिता नहीं थी। चुनाव ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही चुनाव है। मैं इसको बार बार कह रहा हूं और हर किसी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी तो यही कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम सबको वैक्सीन लगवा देंगे। तो आपकी सरकार आएगी तब वैक्सीन लगेगी। अभी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कोई नहीं बता रहा है, और उल्टा आप जो है किसानों को लिखकर चिट्ठी भी दे देते हैं, उसमें समर्थन दे देते हैं कि जाइए आप भीड़ लगाइए। हिमांशु भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारे पंकज जी बैठे हुए हैं वो शायद सरकार के प्रवक्ता हैं। नहीं, और ठीक है, नहीं, वो मैं वरिष्ठ इसलिए कह पत्रकार रहा है, हूं, उनका नहीं। एक अपना पक्ष है, उनका अपना एक अपना पक्ष है। उनका ठीक है, पक्ष है तो झूठ बोलना पक्ष नहीं है, वो झूठ बोलना पक्ष नहीं है। चलिए अगर चलिए, ये पंकज जी, बता रहे पंकज तो क्या जी, झूठ बोलना पक्ष पंकज जी, है? मैं कह रहा हूं, अरे ठीक मुझे है, आप बताइए, ठीक है, अगर ये झूठ बोलना पक्ष है तो मैं मान लूं कि ये बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है। किस बात के पत्रकार है? झूठ बोलते शर्म नहीं आती है? ये मेरा अपना विचार है, मेरा अपना पंकज जी झूठ बोल रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आ रही। मेरा अपनी सोच है, मेरा अपना देखने का नजरिया, उस नजरिए से मैं देख रहा हूं। ये आप सोचिए, विपक्ष ठीक है पंकज जी, पंकज जी, फ्रेंड नहीं हो पाएगी, प्लीज 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 प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंकज जी, पंकज जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, कपीश जी, जी सरकार बोलिए। के लिए सिर्फ मक्खनबाजी कर रहे हैं। कपीश जी, आप अपनी बात रखिए, कि जी। आप अगर वरिष्ठ पत्रकार है तो क्या झूठ बोलेंगे? ठीक है, नहीं कपीश जी, PIL जो दाखिल की गई थी, PIL जो अब सुनिए, अगर खबर हो तो सुनिए, आपकी बकरियां उधेड़ लूंगा, आपकी बकरियां उधेड़ रहा हूँ झूठ की, आपकी झूठ की बकरियां पंकज से नहीं ले रहा हूँ, आपकी बकरियां उधेड़ रहा हूँ। सुनो, ध्यान से आप सुनिए, ये आपकी आपकी ध्यान से सुन तो लीजिए। ठीक है पंकज वरिष्ठ जी, पत्रकार कपीश जी, महोदय, मुद्दे की बात पर आइए। नहीं कपीश जी, मुद्दे की बात पर आइए। जी जी, पहली बात तो ये कि इन्होंने जो कहा कि PIL दाखिल हुई थी वो झूठ ये बोल रहे हैं। वो इस बात की PIL थी कि जो जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण लागू किया था वो आरक्षण के विरुद्ध PIL लागू हुई थी, डाली गई थी, और जिसने भी डाली हो उस पर यह बात थी। उन्होंने ये कहा था कि ये चुनाव देरी करा रहे, इसमें विपक्षी दलों का कोई हाथ नहीं था। दूसरा, उसमें ये कह सकते थे कि जैसे मैंने 6 महीने पहले प्रशासक बैठा रखे थे, आप चुनाव क्यों करा रहे थे? आपसे तो किसी ने नहीं कहा था कि त्रिस्तरीय चुनाव कराइए। आपसे ICMR और आपसे IMA और आपका क्या बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबने कहा था कि सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आएगी, लेकिन सरकार को पूरी तरीके से तैयारी में व्यस्त थी और पंकज जी मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है जब आप पार्शियलिटी कहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे करते हैं, तो अगर आपको जानकारी ना हो तो पहले उसके बाद आपको भ्रमित करें। आप सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संसाधन किसको जुटाना था? अरे नहीं नहीं, संसाधन जुटाना किसको था? संसाधन किसको जुटाना था? संसाधन किसको जुटाना था? संसाधन नहीं जुटा पाए ना। ये DRDO का हॉस्पिटल आप बना रहे थे, पहले क्यों नहीं बना दिया जाकर? फिर अब जब तैयारी 1 साल से हो रही थी ना, तो अब क्या आप बता रहे हैं कि 1 साल सबके पेट खराब हो जाए? अरे आपको तैयारी 1 साल पहले आप क्या कर रहे थे? जब तैयारी के नाम पर आप तो अपनी पीठ तक दबा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर किसी को। जिस तरह से कोरोना की वेव सेकंड जनवरी में नॉर्मल हो गई थी तो पब्लिक ने वैक्सीनेशन कराना बंद कर दिया। उसका नतीजा ये रहा कि 50 लाख वैक्सीन वेस्ट हो गई पूरे भारत में। पब्लिक ने उसके प्रति अनदेखी की और पब्लिक वैक्सीन लगवाने नहीं जा रही। पब्लिक जिम्मेदार है, तो पब्लिक को भी पब्लिक जिम्मेदार है। फांसी चढ़ा दीजिए। कितने लोगों को फांसी चढ़ा दी? कितने लोगों को सजा दी? मैं अरे लीजिए, अभी कह रहे हैं अभी जिम्मेदार ठहराएंगे, फिर कहेंगे जनता जनार्दन है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जनता मर्डर कर दे आप जेल में भेजेंगे? जनता मर्डर कर दे तो आप जेल में भेजेंगे? एक बात बताइए, नहीं नहीं पंकज जी बताइए, अगर जनता जनार्दन अगर कोई मर्डर कर दे तो आप उसको जेल नहीं भेजेंगे? भाई तो जो ये भी एक पैंडेमिक सिचुएशन है, जिसने गलती की उसको सजा क्यों नहीं मिली? वहां पे सरकार के अगर जिम्मेदार लोग थे या फिर प्रशासन के जिम्मेदार लोग थे, आम आदमी पर अगर ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो आम आदमी को कितने लोगों को सजा दे दी? जनमानस देखिए लापरवाही हमेशा करता आया है और जनमानस कोई भी अरे तो सजा दीजिए ना। सजा क्या? आपके हाथ में तो सजा, प्रशासन है आपके हाथ में। देखिए, कैसे देंगे सजा? कैसे देंगे सजा? जब खुद रैली कर रहे थे, इतने सारी भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, तो कैसे देंगे सजा? सारे दल के लोग जिम्मेदार थे। अरे तो आप भी कर रहे थे। चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो उसको बंद करा। चुनाव आयोग के जो प्रमुख है उनको लटका देते फांसी पर, लटका देते फांसी पर। अरे लीजिए लीजिए, निर्णय लेना चाहिए। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार थे। चुनाव आयोग
को जिम्मेदारी ले रहे, तभी तो हाईकोर्ट हाँ, तो अरे तभी तो अरे हाईकोर्ट लीजिए ने टिप्पणी तो की चुनाव अरे आयोग पे, चुनाव आयोग के अधिकारियों पे। तो वही तो कह रहा हूं, उनको फांसी पे लटकाया जाएगा। फांसी पे क्या लटकाया जाएगा, लेकिन चुनाव फांसी आयोग की पर नैतिक मौलाना जिम्मेदारी साहब को बनती नहीं है। लटका पाए, आज तक पकड़ नहीं पाए, भाई, ये है नाकामी। चुनाव आयोग उस की पर नैतिक आऊंगा तो जिम्मेदारी बहुत बनी। लंबी चर्चा खिंच जाएगी। लेकिन सीधी सी केसी बात है, जैन समझ जी, लीजिए। नहीं, केसी जैन जी आपके पास आऊं, लेकिन कपीश जी अभी आपकी बात अधूरी रह गई। आप भी तो यही काम कर रहे हैं, आप किसानों के समर्थन में चिट्ठी लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जाइए आज काला दिवस मनाइए, भीड़ लगाइए। कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि चलिए ठीक है कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, लेकिन नहीं, हमको तो मुद्दा उठाना है और हमको किसानों का मुद्दा मिल गया है, तो अब उसको हमको जैसे तैसे करके समर्थन दे देना है। कोई जिए मरे, किसी भी राजनीतिक दल को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कपीश जी। हिमांशु भाई, दुख के साथ ही बात कहनी चाहिए किसानों पर जब कोई बात आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुद्दा देश का है, खाली किसानों का नहीं है। जिस तरीके तो भीड़ लगाने देंगे उनको सर, आप समर्थन दे देंगे, भीड़ को समर्थन देंगे आप। पहले सुन तो ले, अगर आपने मेरी राय जानना चाहा तो सुनिए जी। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि 6 महीने से सरकार उन्हें अपने दरवाजे पे बैठाई है, जाड़ा गर्मी बरसात उन्होंने झेला है, और 400 से ऊपर की शहादत कोरोना काल से पहले हो गई, बिल्कुल। और उस पर एक भी विनम्र के श्रद्धांजलि सुमन अर्पित नहीं किया मोदी जी और बिल्कुल, योगी जी ने। बिल्कुल तो सर। आप इस बात को सोचिए कि इस सारी चीज की जिम्मेदारी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल कि लेनी उनके पड़ेगी। दरवाजे पे एक किसान देश का बैठा है, ये किसानों का देश है, और आप वहां किसानों को इंतजार करा रहे हैं जिन्होंने आपको 300 सीट से ज्यादा दिया, 450 शहादत हो गई, अब आपको कोरोना दिखाई दे रहा है। नहीं, जब आप ये बंगाल- भीड़ लगाना बंगाल में सही है या चुनाव नहीं करा रहे सही है, थे, मैं इस पर तो चर्चा कोरोना कर रहा नहीं हूं। दिखाई दे रहा था। नहीं, किसानों जब पर आप चर्चा पंचायत करूंगा चुनाव कपीश जी, करा तब रहे इस थे, बात का तो जिक्र आपको होगा। कोरोना नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपको तो ये खुद सोचना चाहिए कि आपने जो आदर्श खड़े किए हैं उसी से पूरा देश चल रहा है, और ये पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये सरकारी बात प्रवक्ता बिल्कुल जो सही, होते हैं। केसी जैन जी, कपिल जी ने भाई, ये तो बिल्कुल सोचना सटीक बात चाहिए। कह दी कि जो आप आदर्श खड़ा करेंगे लोग उसी पर तो चलेंगे। आप कौन सा आदर्श खड़ा कर रहे थे? आपके नेता, जो बड़े नेता जो टीवी पर रात में आते हैं 8 बजे और कहते हैं सभी को नियम कायदे कानून मानने चाहिए, वो अगर अगली सुबह जाकर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाएंगे, उनके आंखों के सामने अगर उड़ेंगी और वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो फिर हम क्या आदर्श पेश कर रहे हैं? हम कहां लोगों को जिम्मेदार ठहराएं? हम पहले अपने अंदर आकलन तो कर लें झांक कर कि हम क्या कर रहे हैं खुद। कपीश जी। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि आज हम लोग चर्चा जो कर रहे नहीं, हैं, चर्चा बदलाव की जरूरत आपका इसीलिए सवाल क्योंकि आ आप गया, नाकाम मेरा है, पूरा और नाकामी ये आपकी मैं गिना रहा हूं मैं अभी। पूरी बात बताऊंगा, मैं पूरी बात का जवाब दूंगा जी, लेकिन सवाल पे सवाल आएंगे ठीक है, तो बात ठीक है। अधूरी रह जाती। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है जी, 1 मिनट जी। का समय मुझे दीजिए, फिर जी, आप बिल्कुल अपना बिल्कुल सवाल आप ही का समय जी। देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि आपने जो संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल और मंत्रिमंडल फेरबदल पे सवाल उठाया कि कोरोना काल में कोरोना पे काम करने के बजाय आप मंत्रिमंडल में फेरबदल पे लगे। हाँ, तो देखिए आप अगर तुलना करेंगे अन्य प्रदेशों से, अभी आप तुलना करेंगे जब कि आप महाराष्ट्र में देखिए लगभग 90,000 लोगों की मृत्यु हुई, और जहाँ पे अन्य प्रदेशों में जो अन्य पार्टियों की सरकार है वहां की आप स्थिति की तुलना जब आप उत्तर प्रदेश से करेंगे तब आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश के सही हालात बात। अन्य उत्तर प्रदेशों से प्रदेश कितने में बेहतर हैं लाशों को और कितनी कौवे नोच तेजी रहे से हैं, हमने कुत्ते काम खा किया। रहे हैं, ये कहीं नहीं हो रहा, किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा। अगला सारे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। हाँ। मैं बहुत देर से बहुत ये भी सारे बता प्रश्न दीजिएगा, सुन रहा लेकिन था। ये बताइएगा आपके जो जरूर। प्रश्न क्या मेरी बात आ जाए जी, बस पहले मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं ठीक बात है, कर लूं, ठीक है, अगले ठीक प्रश्न है। का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 60 में मैं जवाब दूंगा आपको। तो देखिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे, उसके बाद में वहां की स्थिति कितनी बद से बदतर हुई और किस प्रकार से स्थितियां वहां पे बिगड़ी, कितने ज्यादा केसेस वहां पे निकले। पूरे देश के 50% केसेस महाराष्ट्र से लगातार निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थितियां बीच पे खराब हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के केसेस अचानक तेजी से फैले और स्थितियां जिस प्रकार से एक तरीके से कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड हो गई कह सकते हैं, लेकिन अनकंट्रोल तब भी नहीं होने दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऑनलाइन सारी चीजों का जायजा लेते रहे और जो है वो स्वस्थ हुए जिले जिले का उन्होंने दौरा किया। एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो जमीनी स्थिति है उससे वो अवगत हो सके तो विधायक और क्या कर कोई रहे हैं भी आपके? अधिकारी लापरवाही न कर पाए। रिपोर्ट कोई देने भी के लिए तो अधिकारी आपके विधायक होने लापरवाही चाहिए न ना, पाए सीएम कि बैठकर कागज पे आकलन कुछ करें। और है और वास्तविक स्थितियां कुछ और है। एक मिनट बस मैं 30 सेकंड लूंगा और बाकी हो। देखिए दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि जिस समय आप कह रहे हैं आपने तैयारियां क्या, जिस समय कोरोना का ये 1 साल पहले जब मार्च में ही दस्तक दी इस कोरोना ने, उस समय क्या स्थितियां थी, हमारे पास क्या संसाधन। आज L1 L2 L3 के आज हमारे पास
अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख बेडेड हैं, सारे बेडेड को मिला लिया जाए तो। और इसके पहले हमारे पास क्या स्थितियां थी जब पहली लहर आई थी? हमारे पास जो है ना तो पीपीई किट थी, ना हमारे पास टेस्टिंग की कोई लैब थी, एक भी लैब हमारे पास टेस्टिंग की नहीं थी। आज हम देखिए केसी जैन जी, लगभग 3 लाख टेस्टिंग मैं कर रहे ये हैं। कहता हूं कि हम अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, हम अच्छी स्थिति में तब आ जाते हैं जब सरकार ध्यान देना शुरू कर देती है, लेकिन सरकार अनदेखी क्यों करने लगती है ये नहीं समझ में आता है, और उसका जो रीजन है वो चुनाव ही क्यों निकलकर सामने आता है ये भी समझ में नहीं आता है। हिमांशु जी कहीं पे भी सरकार ने कोई अनदेखी नहीं की। अरे लगातार टेस्टिंग होती रही, लगातार जो टेस्टिंग लैब थी उनको बढ़ाया गया, जो L1 L2 L3 ग्रेड के हॉस्पिटल थे, बेडेड थे, उनको बढ़ाया गया, जोनल स्तर पे अधिकारी बनाए गए, तहसील स्तर पे जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। आप देखिए बाराबंकी का मामला आपके भी टीवी चैनल पे चला कि वहां पे 1500 लोगों का वैक्सीनेशन होना था, 15 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और बाकी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, लोग वहां से पलायन कर गए। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का मामला एकदम निकट का मामला है, वहां पे हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की और तमाम सारे अधिकारियों से भी हमने बात की। तो जो लोग ये उड़ा रहे थे, ये बातें उड़ा रहे थे कि गांव में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, गांव में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, गांव में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, अगर ये खबर नहीं एग्जांपल लेंगे, पता नहीं चलता कि गांव में वैक्सीनेशन हो रहा है। कितने उदाहरण पेश करो जहां पर गांवों का हाल बेहाल है, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम झांकने तक नहीं गई है। कितने गांवों का उदाहरण चाहिए आपको बताइए? पे वैक्सीनेशन हो रहा है, हर CSC हर PSC पे वैक्सीनेशन हो रहा है और हर तहसील स्तर पे नोडल अधिकारी बनाए गए कि कहीं पे अगर कोई केस हो तो उसको जिले स्तर पे रेफर किया जाए अगर वो संभल नहीं रहा है तो, और अगर क्वारंटाइन करने की स्थिति उसको क्वारंटाइन किया जाए, गांव में सारी दवाइयां उपलब्ध कराई जाए, सारी व्यवस्थाएं करने का ये परिणाम है। आप अखबार पढ़िए, से कम केसेस, आप अखबार पढ़िए, 5000 से कम असलियत को केसेस जानिए, ये सब हवाई बातें हैं जो आदेश जारी कर दिए जाते हैं उसको मत बताइए। देखिए पंकज जी, कंक्लूजन आपसे चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां हैं इसमें सुधार, ठीक है केसी जैन जी, प्लीज आपने कहा, मैंने आपको बोलने दिया, अब मैं दूसरे को समय देना चाहता हूं। पंकज जी देखिए, जो भी स्थितियां रही खराब थी, अच्छी थी, लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति में जो हाल है भविष्य में इससे बेहतर करके दिखाएंगे हम, और आम जनता को दोषी ना ठहराते हुए सबसे पहले अपने अंदर का आकलन करेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। आम जनता से भी मैं अपील करूंगा कि पहले अपने अंदर का आकलन करे, सरकार और प्रशासन की बाद में बात करें। देखिए, अब कोरोना ऐसी वैश्विक बीमारी ने पूरे देश को हिला के रख दिया, और पूरे देश की सरकारों को, चाहे राज्य सरकारें हों और चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको ये मजबूर ये कर दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं पे आप ध्यान दीजिए। आज तो कोरोना है, अभी इस तरह का जैविक हथियार क्या नाम चाइना ने बना के फेंका और पूरे विश्व को दहला दिया। 5 साल से चाइना उस पर प्रयोग कर रहा था वहां लैब में, और वहां के साइंटिस्ट को ही मार दिया। तो इस तरह की स्थिति आई है, तो आगे और भी चीजें आ सकती हैं। इसके लिए हमको सजग रहना पड़ेगा, और सारे प्रदेश की सरकारों को, जैसे कि राजस्थान का ले लीजिए, वहां 721 एम्बुलेंस है, उसमें से 421 जो है खटारा हो गई है, चली नहीं रही है। 300 एम्बुलेंस के सहारे चल रहा है, मरीजों का बुरा हाल है, लोग ठेले पे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का सुधार करना पड़ेगा सारी राज्य सरकारों को, और केंद्र सरकार को, जिम्मेदारों को हटाने से पहले उनकी जिम्मेदारी तय हो, केंद्र सरकार को भी बजट देना होगा, उनको और ज्यादा बजट दीजिए, स्वास्थ्य परक सुविधाओं को जनमानस के लिए उपयोग कराइए, और जो लोग हटाया जा रहा है भी चीजें हो, उसके लिए हम लोग सजग रहे। और जो लोग हटाए जा रहे हैं, 1 मिनट हिमांशु जी, जो लोग हटाए जा रहे हैं वो भी आप तय समझिए। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, हर सरकार में पूरा एक सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है और सबका एक होता है। ये समझिए एक मंत्रिमंडल विस्तार, एक सरकार का बिना, ठीक है कपिल जी, अभी 1 साल का समय है, इसलिए आखिरी सवाल, ठीक है कपिल जी से आखिरी कमेंट चाहूंगा। कपिल जी देखिए, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, और ऐसे में ये अगर चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो इन लोगों ने की है। अब आप मानिए या ना मानिए, गड़बड़ की है, इसीलिए हटाए भी जाएंगे। अब देखिए, बिल्कुल एकदम सत्य बात है आपकी। उसका कारण ये है कि जब टीम 11 पे ठीकड़ा फोड़ करके उसको क्रिकेट की टीम को अब खो-खो की टीम बना दी गई है, ठीक उसी तरीके से इनकी क्लास लगी है, और क्लास लगने के बाद अब यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो योगी जी पे नियंत्रण कर सके। तो बहुत सीधी सी बात है, योगी इनको पछते नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से अरविंद शर्मा को वहां से केशव प्रसाद जी को हटा करके कर रहे हैं। वरना केशव प्रसाद जी जिस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रभार संभाला था अध्यक्ष पद का, उस समय 15 साल से इनकी सरकार नहीं थी, और डबल इंजन की सरकार
लोगों को दिखा करके, धमका करके, तब उन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी। आज ये चुनाव करा लें, इन्हें 50 सीटों पर सिमटना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो पंकज जी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वास्थ्य के हमें सुधार की आवश्यकता, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 1,87,000 CHC और PSC हैं, जिसमें से केवल 11.5 साल की सरकारों में, जो अटल बिहारी की सरकार और मोदी जी की 7 साल की सरकार है, इसमें केवल 3,500 CHC और PSC बनवाए, और इन्होंने 15 जो एम्स बनवाने की घोषणा की है, उस पर केवल 3% ही धन मुहैया कराया है। और 2011-2000 में 12 में बने 6 एम्स कार्यरत है और एक नेहरू जी का बनवाया हुआ एम्स कार्यरत है। तो इस सरकार ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्वास्थ्य के ध्यान ही नहीं दिया है। 51 लाख करोड़ रुपया जरूर उठा लिया इन 7 सालों में, जो कि देश को गरीब बना रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। केसी जैन जी, कपीश जी, पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय दिया। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो ये कहती हैं कि वर्तमान MLC जो हैं AK शर्मा, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और डेप्यूटी CM जो मौजूदा सरकार में है केशव प्रसाद मौर्य, उनको संगठन में लाया जा सकता है और मजबूती देने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आम आदमी के लिए कोई भी फर्क उसको नहीं पड़ता कि कल को AK शर्मा जी डेप्यूटी CM की कुर्सी पर बैठ जाएं या फिर केशव प्रसाद मौर्य यूं ही बैठते रहें। लेकिन जब वो इलाज कराने के लिए जाता है, कोरोना से जब परिस्थितियां खराब होती हैं और उसको घर पर बैठना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो उसको फर्क पड़ता है। तो ऐसे में संगठन में बदलाव हो, सरकार में बदलाव हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये परिस्थितियां विभत्स होती चली जा रही हैं, उस पर सिर्फ दावे वादे हो रहे हैं, असल में काम भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।